Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduvers IAS. I hope everyone is doing well. So today is 25th of December 2024 and 25th of December is celebrated as a Christmas day. So I wish you everyone here Merry Christmas. Okay, तो चलिए हम देखते हैं आज के हमारे important articles and important topics जो हम कवर करने वाले हैं। पहला आर्टिकल है हमारा इंडिया चाइना रीसेट नीड बोल्ड न्यू थिंकिंग। यहाँ पर देखिए इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से इंडिया और चाइना है ना, किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ के उनका जो रिलेशन है उसको रीसेट किया जा सकता है। सेकंड है हमारा हाइड एंड सीक। ये हाइड एंड सीक क्या है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें हम ये बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में और कुछ यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं कुछ रूल्स में, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज इन आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में हमें कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ओके, एंड फिर है हमारा ग्लोबल रेमिटेंसेस इन 2024 एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे गवर्नर के बारे में कि कुछ न्यू गवर्नर्स को हमारे प्रेसिडेंट जी ने क्या किया है यहाँ पर अपॉइंट किया है। तो गवर्नर का जो पूरा है हम पूरा डिटेल में आज इसको गवर्नर का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे इनकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस होती है, क्या क्या पावर्स है, एवरीथिंग हम इसे पूरा आज आपका ये डिटेल में डिस्कशन यहाँ पर होगा। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपके कवर अप हो। पीडीएफ के लिए ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एडुवर्ड्स आईएएस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो मेक श्योर आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें एंड आगे बढ़ने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। देखो इसको मैं शॉर्ट एंड सिंपल में आपको एक ब्रीफ में समझाती हूँ। इसी आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स हम उठाकर देखते हैं, ठीक है। अब देखो आप सभी को पता है कि इंडिया और चाइना के अगर रिलेशन की बात करते हैं 2020 के बाद से और ज्यादा यहाँ पे एस्केलेशन हमें देखने को मिलता है ना। जब से यहाँ पर दोकलाम यहाँ पे इशू होता है, स्टैंड ऑफ होता है, उस गलवान वैली में स्टैंड ऑफ जो होता है, ये दोकलाम इशू जो होते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के जो रिलेशन थे वो और ज्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं खराब चल रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पर हमने ये देखा कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर जी, उनकी यहाँ पर मीटिंग होती है। हमारे दोनों साइड के जो मिलिट्री है डिप्लोमेटिक टर्म्स में यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी बातचीत चल रही है। और जो हमारा 2020 में जो स्टैंड ऑफ था दोनों कंट्रीज के बीच में, अभी इसको भी रिजॉल्व किया गया है। सो द हॉलमार्क ऑफ मैच्योर लीडर्स इज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स पीसफुली एंड नॉट लेट देम एस्केलेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर जो मैच्योर लीडर्स होते हैं तो इसमें यही कहा जा रहा है कि ये क्या एक तरीके से शो कर रहा है कि कोई भी आपका इशू है उसको पीसफुली रिजॉल्व कीजिए, है ना। हमें उसे क्या करना चाहिए, पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं, और उसे यहाँ पर कन्फ्लिक्ट की तरफ वो चीज आगे ना बढ़े, क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था ना कि इंडिया और चाइना का वॉर ना हो जाए यहाँ पर। इवन व्हेन हिस्टोरिकली इनहेरिटेड डिस्प्यूट्स ट्रिगर्ड अ कॉन्फ्लिक्ट दे मेक एवरी एफर्ट्स टू इंश्योर दैट इट इज डिफ्यूज थ्रू डायलॉग्स एंड डज नॉट बलून इनटू बिगर कॉन्फ्लिक्ट। चाहे वो कितना ही पुराना इशू क्यों ना हो, तो हमें यहाँ पर ये मेक श्योर करना होगा, मतलब कि जो हमारे लीडर्स हैं उन्हें मेक श्योर करना होगा कि उन्हें हम डायलॉग्स के थ्रू पीसफुली उस चीज को रिजॉल्व करें और वो कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर ना बने, ठीक है। सो ऑन दिस टेस्ट ऑफ मैच्योरिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनाज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैव फेयर्ड एडमायरेबली। तो इसी के चलते यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने बहुत ज्यादा मैच्योरिटी शो किया है। अभी जो 2020 में जून में आपका गलवान वैली में स्टैंड ऑफ होता है ना, बहुत आप देखा होगा मिलिट्री का जो स्टैंड ऑफ हुआ था, इसके वजह से बहुत ज्यादा डिसएंगेजमेंट हमें देखने को मिलती है। सो अभी यहाँ पर ये कहा जा रहा है नाउ द टू लीडर आर कॉल्ड अपॉन द शो द सेम विजडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एड्रेस अ बिगर चैलेंज। अब देखो आप सभी को पता है चाइना हमारा क्या है, एक नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। मतलब कि नेबरिंग कंट्री इट मीन्स हमारी जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ यहाँ पर क्या होती है, शेयर होती है। तो अगर हमारे रिलेशन यूएस के साथ अच्छे हैं दैट इज ओके फाइन, बट अगर जिस कंट्री के साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, यहाँ आपका इंडिया है और दूसरी तरफ आपका क्या है, चाइना है, और हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं और हम पास में हैं यहाँ पर, और हमारे रिलेशन अगर यहाँ पर खराब होते हैं तो हम दूसरों को और क्या मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। सो विल दे मेक अ स्ट्रेटेजिक डिटर्मिनेशन टू मूव इंडिया चाइना रिलेशन अनइंटरप्टली इन द डायरेक्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉपरेशन। अब देखो इसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना को क्या स्टेप्स लेने चाहिए और इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हम क्या कर सके, दोनों कंट्रीज क्या कर सकती हैं, अपने रिलेशन को और ज्यादा स्मूथ कर सकती हैं, ठीक है। अब देखो पहला यहाँ पर मेकिंग द राइट चॉइस रिक्वायर बोल्ड न्यू थिंकिंग इन न्यू दिल्ली एंड बीजिंग, बट दिस इज नॉट
possible unless both make an honest effort to remove mutual apprehension that one is acting against the other's core interest। तो देखो दोनों कंट्रीज को यहाँ पर क्या करने होंगे, एक ऑनेस्ट एफर्ट्स करने होंगे, है ना। और जैसे कि हम बात करते हैं, अगर पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन सही नहीं है, कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें पाकिस्तान से इंडिया खुश नहीं है, तो चाइना को यहाँ पर इंडिया की भी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, आपके रिलेशन यहाँ पर पाकिस्तान के साथ अच्छे हैं, दैट इज ओके, बट आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है, जो इंडिया का कोर इंटरेस्ट है, वो यहाँ पर वॉलेट ना हो। ठीक है, सो देखो चाइना मस्ट डू 3 थिंग्स। यहाँ पर ये कहा गया है कि चाइना को 3 चीजें करनी चाहिए। पहले क्या, इट मस्ट डेमोन्स्ट्रेटली कन्विंस इंडिया दैट इट पोज नो थ्रेट टू इट्स नेशनल सिक्योरिटी। पहले चाइना को क्या इंश्योर करना होगा कि वो इंडिया को कन्विंस करे कि यहाँ पर आपकी नेशनल सिक्योरिटी पर कोई भी थ्रेट नहीं है, और इन द फ्यूचर ऑन इट्स ओन और इन अलायंस ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान, कि पाकिस्तान जो है, ठीक है, चाइना का ऑल वेदर फ्रेंड है, तो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर कोई भी नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं होगा इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी में। पहला पॉइंट आपको क्लियर है। सेकंड क्या है, जैसे कि देखो बीजिंग इक्विवोकेशन टू कंडेम पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जैसे कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है, तो चाइना क्या कर सकता है इस चीज को। और जो कश्मीर वाला इशू है आपका, यहाँ पर जो कॉमन व्यूज है ना, तो इसमें जो अनफ्रेंडली रिलेशन है, चाइना इज एन अनफ्रेंडली रिलेशन, यहाँ पर एक व्यू चला जाता है कि अरे चाइना भी क्या कर रहा है, पाकिस्तान का यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। सेकंड, चाइना मस्ट नॉट एक्ट इन मैनर दैट मेक इंडिया सस्पेक्ट दैट इट सीक टू कंटेन इंडियाज राइज इन एशिया एंड ऑन द ग्लोबल सीन। चाइना को ये भी एक ऐसा मैनर शो नहीं करना चाहिए कि इंडिया क्या कर रहा है, एशिया में यहाँ पर राइज हो रहा है, ग्लोबल सीन में भी यहाँ पर राइज हो रहा है। एज एविडेंस इट शुड फोर्सफुली एडवोकेट द इंक्लूजन ऑफ इंडिया, नॉट द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन एज परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आप सभी को पता है जैसे कि अभी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है। तो एक तरीके से चाइना क्या सोच रहा है कि अगर ये एशिया से यहाँ पर क्या है आपका परमानेंट मेंबर बन जाएगा, तो ये थोड़ा सा उसको यहाँ पर थ्रेट हो रहा है। तो चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए, चाइना को इंडिया का पूरा सपोर्ट करना चाहिए। थर्ड, बीजिंग मस्ट रिस्पेक्ट इंडिया एज एन इक्वल पोल इन द मल्टीपोलर एशिया एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो इस मल्टीपोलर एशिया में और मल्टीपोलर वर्ल्ड में चाइना को क्या करना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी चाहिए इंडिया को, knowing that India will never accept subordinate position vis-a-vis any country in the world including China। क्योंकि यहाँ पर बीजिंग को पता है, मतलब चाइना को पता है कि इंडिया कोई भी यहाँ पे सबऑर्डिनेट जो पोजीशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो एशिया हो या फिर यहाँ वर्ल्ड में हो। क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, तेजी से यहाँ पर अभी ग्रो कर रहा है। ऑल्दो हम अभी चाइना का पेस जो है उसको मतलब कि उस स्पेस को यहाँ पर नहीं टच कर पा रहे हैं, बट एनी हाउ हम यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हम किसी से भी सबऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है, ये पहला पार्ट किया हुआ। सो ऑन इट्स पार्ट इंडिया टू डू 3 थिंग्स। तो इंडिया को अब क्या करना चाहिए, हमने चाइना की बात कर ली, अब इंडिया को क्या करना चाहिए। इंडिया को यहाँ पर ये करना चाहिए, फर्स्ट, इंडिया मस्ट नॉट बी गाइडेड बाय द मिसलीडिंग नोशन ऑफ पावर एसिमेट्री बिटवीन द 2 कंट्रीज। यहाँ पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है चाइना ज्यादा पावरफुल है और इंडिया यहाँ पर कम पावरफुल है ना। और जैसे कि आप सभी को पता है कि क्वाड का जैसे नाम आता है तो इसमें यही आ जाता है कि एंटी चाइना एक ग्रुप है ना। चाइना को टैकल करने के लिए, चाइना की जो प्रेजेंस यहाँ पर पैसिफिक ओशन में, इस रीजन में आपकी ग्रो कर रही है, उसको कंडेम करने के लिए आपका क्वाड को क्रिएट किया गया है ना। सो यहाँ पर ये पहली चीज इंडिया को करनी होगी। सेकंड, यहाँ पर क्या कर सकता है इंडिया, आप बताइए। सेकंड, यहाँ पर इंडिया मस्ट नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स वन चाइना पॉलिसी बाय अपीयरिंग टू सपोर्ट ताइवान इंडिपेंडेंस और टू प्ले द तिब्बत कार्ड। तो यहाँ पर चाइना चाइना की वन चाइना जो पॉलिसी है उसको डेविएट नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम ताइवान का सपोर्ट करते हैं, ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करते हैं, एक जो तिब्बत कार्ड यहाँ पर अपीयर होके आता है, तो हमें ऐसा शो नहीं करना है कि नहीं हम चाइना की वन चाइना जो पॉलिसी है उसको हम क्या कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं। Third, it does not behove a great and independent nation such as India to allow West and anti-China narratives to shape दी इंडिया मीडिया एंड एकेडमिया। यहाँ पर जैसे कि जो कभी अभी जब हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था उसके बाद से इंडिया में भी हमने देखा कि एंटी चाइना जो सेंटिमेंट्स है वो बहुत ज्यादा बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ रहे थे। तो इस चीज को मीडिया में, एकेडमिया में हमें शेप नहीं करना होगा। तो दोनों नेशंस की जो थिंकिंग है इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जो भी रिलेशन है हम उसको और ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं। और जो यहाँ पर जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स है, तो दोनों नेशन आपस में ट्रस्ट बिल्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम हार्ड
हार्ड वर्क एंड केयरफुल नर्चरिंग इज नीडेड बिफोर दे कैन बी हार्वेस्टेड. So there are however 5 long hanging fruit ready to picking. अब देखो यहाँ पर 5 चीजें बताई गई. हम आप इसे वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं. ठीक है, वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं इस एनालिसिस में कि उनको क्या करना चाहिए. सो देखिए, फर्स्ट, डायरेक्ट फाइट सस्पेंडेड आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 मस्ट बी रीस्टार्ट. अब देखो यहाँ पर क्या था कि कोविड-19 से पहले यहाँ पर जो डायरेक्ट फ्लाइट थी उसको सस्पेंड कर दिया गया था. ठीक है, उसको रीस्टार्ट करना होगा. सेकंड, इंडिया गवर्नमेंट शुड बिगिन इशूइंग वीजा टू चाइनीज बिजनेस पीपल. इंडियन गवर्नमेंट को जो चाइनीज यहाँ पर पीपल हैं, चाइनीज बिजनेस पीपल हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको वीजा यहाँ पर क्या करना चाहिए, इशू करना स्टार्ट कर देना चाहिए. और जितने भी स्कॉलर्स हैं, टूरिस्ट हैं जो कि ईगर हैं इंडिया को विजिट करने के लिए, तो उनको वीजा प्रोवाइड करना चाहिए. लास्ट ईयर चाइना ने यहाँ पर 2 लाख इंडियंस का जो वीजा था, इन कंट्रास्ट, है ना, लास्ट ईयर इंडिया इशूड लेस देन 10,000. तो चाइना ने यहाँ पर 2 लाख वीजाज को इशू किया था इंडियन. अगर इंडिया की बात करते तो सिर्फ हमने 10,000 वीजा ही यहाँ पर चाइनीज नेशनल के लिए इशू किया था. थर्ड, यहाँ पर ये कहा जा सकता है, न्यू दिल्ली एंड बीजिंग शुड रिवर्स देयर डिसीजन दैट लेड टू एग्जिस्ट ऑफ चाइनीज जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड इंडियन जर्नलिस्ट फ्रॉम चाइना. आपने ये इशू सुना होगा कि जितने भी इंडियन जर्नलिस्ट थे वो इंडिया आ चुके हैं और चाइनीज जर्नलिस्ट चाइना जा चुके हैं. तो इस चीज को हमें, ये जो डिसीजन था, इसको रिवर्स करना होगा. फोर्थ, इंडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, डजन्स ऑफ जो चाइनीज आपके एप्स है ना, जब यहाँ पे गलवान वैली क्लैश हुआ था तो उसको बैन कर दिया था. तो इस बैन को अब लिफ्ट कर देना चाहिए. फिफ्थ, इसमें ये कहा जा रहा है कि द 2 कंट्रीज शुड क्विकली मेक बिग मूव्स. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में दोनों कंट्रीज एक बिग मूव कर सकती हैं. जैसे कि चाइना क्या कर सकता है, जो अभी इंडिया के ऊपर ह्यूज यहाँ पर डेफिशिट है बायलेटरल ट्रेड में, इसको इम्प्रूव कर सकता है बाय इम्पोर्टिंग मोर फ्रॉम इंडिया. अगर इंडिया से चाइना बहुत सारी चीजें इम्पोर्ट करेगा तो जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो क्या हो सकता है, आपका रिड्यूस हो सकता है. ठीक है. So today almost every big Indian businesses house is hungry for joint venture, technology tie-ups and third country export collaboration with Chinese companies. तो यहाँ पर इंडिया की बात करते तो आपकी जो जितने भी बड़े बड़े इंडियन बिजनेसमैन हैं वो यहाँ पर चाइनीज कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, जॉइंट वेंचर और जो टेक्नोलॉजी टाई-अप्स है वो करना चाहते हैं. लेकिन ड्यू टू दीज रीजंस यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं हो पा रही. सो इसमें ये कहा गया कि लेट 2025 बी अ ब्रेथ टेकिंग ईयर फॉर द इंडिया चाइना telling demonstration of this could be an official visit by Mr. Xi to India to Mr. Modi visit to China early next year. तो अब फर्दर देखते हैं हमारे सामने क्या निकल कर आता है. तो ठीक है, आपको ये आर्टिकल, आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा हाइड एंड सीक. तो देखिए इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी इज द की इन मेंटेनिंग अ क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस. ठीक है, अब इसमें हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट, उन्होंने ये डायरेक्शंस दिए. एक्चुअली पिटीशन ये फाइल की गई कि क्या यहाँ पर लाइक जो इलेक्शन प्रोसेस होती है उसमें जितने भी हैं वोटर्स का, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो पूरा डेटा है उसको हम क्या पब्लिक में रख सकते हैं. तो ये था कि हाँ, आप सारी चीजें पब्लिक में रख सकते हैं. पब्लिक उस चीज को क्या कर सकती है, व्यू कर सकती है. तो इसमें क्या एक चीज आ गई, सीसीटीवी फुटेज भी आ गया कि सीसीटीवी जो फुटेज है उसको भी क्या यहाँ पे पब्लिक के सामने रखा जा सकता है. तो इसके चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किससे, पार्लियामेंट से ये डिमांड करी कि ये जो सीसीटीवी फुटेज वाला ये जो पार्ट है ना, इसको हम पब्लिक में नहीं रख सकते. क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जो लोगों की राइट टू प्राइवेसी है ना, उसका यहाँ पर वॉल्यूशन होगा. तो देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज एक्सप्लेनेशन ऑन 24 December इन रिस्पॉन्स टू द कांग्रेस पार्टी चार्जेस रिगार्डिंग वोटर टर्नआउट डेटा इन द रीसेंट असेंबली इलेक्शन इज अनलाइकली टू अलाउ ग्रोइंग कंसर्न्स रिगार्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस. ठीक है, तो मतलब जो भी इलेक्शन है उसका पूरा डेटा आप पब्लिक में रखिए. पहली चीज तो ये. तो इसके चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड की कि जो इलेक्शन रूल है ना, इलेक्शन रूल टू रेस्ट्रिक्ट पब्लिक एक्सेस टू पोल डॉक्यूमेंट्स एक्सपर्ट फॉर दोज दैट आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन दैम. इलेक्शन कमीशन हैड आल्सो सेड इट डज नॉट वांट टू शेयर सीसीटीवी फुटेज ऑफ द बूथ. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि वो सीसीटीवी फुटेज को यहाँ पर पब्लिक नहीं रखना चाहते, उसको शेयर नहीं करना चाहते हैं, साइटिंग प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रीजंस, कि इसमें कुछ प्राइवेसी और सिक्योरिटी रीजंस है, ये क्या कर रहा है, उसको वॉलेट करेगा. इसलिए यहाँ पर ये कहा गया कि आपका जो मतलब कि 93 सब क्लॉज 2 ये जो रूल है
जिसमें ये रूल क्या करता है, अलाउ करता है पब्लिक को कि दे कैन एक्सेस द पेपर्स विच वर नॉट स्पेसिफिकली वैलिड। मतलब कि जो इलेक्शन का यहाँ पर पूरा डेटा है आप उसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम वोट डालने जा रहे हैं तो हम पूरा जो डेटा है उसको देख सकते हैं, उसको उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या फिर सीसीटीवी फुटेज का भी आ जाता है कि क्या सीसीटीवी फुटेज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि दे डोंट वांट टू शेयर सीसीटीवी फुटेज बिकॉज इससे क्या होगा, जो हमारा आर्टिकल 21 है, राइट, आर्टिकल 21 का यहाँ पर वॉयलेशन होगा, इसलिए ये इसको नहीं करना चाहते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, इस रूल को, मतलब कि ये जो चीज थी इलेक्शन कमीशन की, इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो परमिशन थी कि आपको जो पब्लिक पेपर्स, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर शेयर नहीं किया जाएगा। दूसरी बात ये कि क्या किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, तो जो कैंडिडेट्स होते हैं आपके, है ना, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कैंडिडेट जिसको आपने वोट दिया, हाँ, दे कैन एक्सेस, अगर वो डिमांड करते हैं तो वो एक्सेस कर सकते हैं। तो यहीं पर थोड़ा सा ये कॉन्फ्लिक्ट का बन रहा कि तब क्या यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी और सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं हो रहा है, वो वॉयलेट नहीं हो रहा। फर्दर देखते हैं इसमें क्या निकल कर आता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मेथ ऑफ मेरिटोक्रेसी कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटी इन आईटी सेक्टर। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आईटी सेक्टर में आपको कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपको अपर क्लास के लोग ज्यादा दिखाई देंगे। इसमें दो चीजें, ठीक है, फर्स्ट क्या है आपकी वेजेस डिस्पैरिटी, ठीक है, डिस्पैरिटी। सेकंड है आपका जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, और ये भी आपका कास्ट बेस है। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी आपकी एक आईटी कंपनी है या फिर कोई भी आईटी इंडस्ट्री है, वहां पर अगर अपर कास्ट के लोग हैं उनका हमें नंबर ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर देखो पूरा डेटा है आपके सामने। द स्टडी फाइंड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब टू बी इंगेज्ड इन द आईटी सेक्टर इज ओनली 10%। कितना, SC ST वाले कितने, सिर्फ 10% है आपके आईटी सेक्टर में। एंड अपर कास्ट की बात करते हैं सो इट इज 27%, ठीक है। पहली फाइंडिंग तो आपको यहीं से मिल गई। दूसरी यहाँ पर आपको जेंडर इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है, और ये जो डेटा है वो कहाँ से उठाया, NSSU का जो आपका नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस होता है, तो यहाँ पर जो उसका 78th राउंड था एंड 68th राउंड, मतलब 2011-12 से लेकर 2020 एंड 21 तक का डेटा यहाँ पर इसको हमने पूरा एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पर ये बातें कही जा रही हैं। सेकंड, इसमें आपको जेंडर इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है। लाइक आईटी सेक्टर में आप देखेंगे स्पेशली विमेन बहुत ही ज्यादा, मतलब कि कम होती हैं आपको। और फॉर एग्जाम्पल सेम काम है, ये काम लेकिन यहाँ पर मैन कर रहे हैं और ये विमेन कर रही हैं यहाँ पर, तो लेकिन सेम काम है, सेम पोजीशन है, लेकिन वो विमेन है इसलिए उनको वेज भी कम दिया जा रहा है। पहली चीज तो ये, इन स्पाइट ऑफ उनका कास्ट भी और ये सारी चीजें भी देखी जा रही हैं, ठीक है। सो देखो, वर्कर्स इन आईटी अर्न 26.2 लोअर देन मेल्स irrespective ऑफ देयर कास्ट थ्रू देयर एम्प्लॉयमेंट प्रोबेबिलिटीज आर क्लोजर टू दैट ऑफ मैन। जैसे कि आपको यहीं से समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेबर मार्केट सेगमेंटेशन पर्टिकुलरली इन अ हाई ग्रोथ एंड हाई पेइंग सेक्टर सच एज IT have far-reaching socio-economic implications by symmetrically excluding a significant portion of the population. The industry not only sacrifices economic efficiency but also undermines social justice. ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल में वैसे तो कुछ नहीं, सिर्फ आपको यही बताया गया है कि पहली चीज वेजेस में भी डिस्पैरिटीज देखने को मिलती हैं। अगर आप लोअर कास्ट इन सारी चीजों से हैं तो आपको वेजेस भी कम दिए जाते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी भी मिलती है, और उस जेंडर इक्वालिटी में भी अगर सेम पोजीशन पर है ना, चाहे वो कितनी भी अच्छी पोजीशन है, तो अगर वो मेल है तो उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, फीमेल है तो उसको यहाँ पर कम पैसे मिल रहे हैं। तो ये है इस आर्टिकल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, India got 14.3% of global remittances in 2024, its highest ever. रेमिटांसेस क्या होते हैं? रेमिटांसेस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में रहती हूँ, मेरी फैमिली इंडिया में है, लेकिन मुझे जॉब मिल गई कहाँ, US में जॉब मिल गई, या किसी फॉरेन कंट्री में, फ्रांस में, जर्मनी में, कहीं पर भी किसी दूसरे नेशन में मुझे यहाँ पर जॉब मिल गई। अब मैंने क्या किया, मुझे वहां जॉब मिल गई, मुझे मेरी सैलरी आई, कुछ भी आया, तो मैंने कुछ पार्ट अपने लिए रखा और कुछ पार्ट मैंने अपनी फैमिली को भेज दिया। तो ये जो गिफ्ट्स होते हैं और जैसे हम इस तरीके की चीजें, जो पैसे वगैरह हैं, कहाँ, इंडिया मतलब कि फॉरेन कंट्री से आपकी कंट्री में आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेमिटांस कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रेमिटांस कहते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में रखना, ये आपका रेमिटांस होता है। एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि कोई बाहर की कंपनी है, बाहर के लोग हैं, वो इंडिया में आकर उन्होंने अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश किया और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर किसी इंडियन कंपनी में ही वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर लिया है, कुछ भी XYZ, और वो
यहाँ पर करे तो वो आपका फॉरेन एफडीआई होता है। ठीक है, आपको ये डिफरेंस यहाँ पर क्लियर हुआ। तो इंडिया ने 2024 में उसको 14.3% ग्लोबल रेमिटेंसेस मिलते हैं। तो देखो ये एक तरीके से अच्छा भी है। इससे क्या होगा कि आपके पास लाइक इंडिया में आप क्या हो रहे फॉरेन करेंसीज आ रहे हैं, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पर बढ़ेगा, ये सारी चीजें। तो ये आपके लिए इसका यहाँ पर हमने क्या देख लिया, प्रोज हो गया। अब कौन सी बात करें, मतलब किसके नुकसान क्या है? नुकसान ये कि आप बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या इंडिया में यहाँ पर आपके लिए जॉब नहीं है? पहली चीज तो ये आ जाती है कि जॉब नहीं, इसीलिए तो आप बाहर जा रहे हैं। क्या आपकी कंट्री की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से आपको बाहर जाके कमाना पड़ रहा है, अर्निंग करनी पड़ रही है? तो दूसरी चीज यहाँ पर ये आ जाती है। तो चाइना की अगर हम देखो, इसमें हम बात करते हैं in 2024 India received estimate 129.1 billion billion dollar worth of remittances, the highest ever of a country in a year. Moreover, India's share in global remittance, जो इंडिया का ग्लोबल उसमें हम देखें तो 100 आउट ऑफ अगर 100% है तो उसमें से 14.3% इंडिया का शेयर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, रेमिटेंसेस क्या है, आप जैसे कि देख लेते हैं, रेफर मनी दैट इंडिविजुअल वर्किंग अब्रॉड सेंड बैक टू सपोर्ट देयर फैमिलीज, है ना। तो मतलब मेरा घर इंडिया में है, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैं जॉब बाहर करती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैं कुछ पैसे इंडिया में भी भेजती हूँ। तो ये हुआ मेरा रेमिटेंस। ठीक है, अब देखो, फॉलोइंग इंडिया, मैक्सिको एंड चाइना रिसीव द लार्जेस्ट रेमिटेंसेस इन 2024। तो अब इसमें ये देख रहे हो को इंडिया है, ठीक है, तो उसके बाद इंडिया के बाद मैक्सिको, उसके बाद चाइना। अब शोज दैट 10 टॉप रिसीवर इन द रेमिटेंसेस डॉलर इन दैट द फिलीपींस, फ्रांस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, गुआमाता, जर्मनी एंड अदर कंट्रीज आर इसमें आपको लिस्ट में देखने को मिलेंगी। चाइना यहाँ पर 3rd नंबर पर है। आपका पास्ट ईयर नंबर्स प्रोवाइडेड इंटरेस्टिंग इनसाइट्स। अब यहाँ पर अगर आपके ग्लोबल रेमिटेंसेस कम हो रहे तो इसका मतलब क्या है, आपकी इकोनॉमी में अच्छा है, मतलब वहां पर आपको प्रॉपर जॉब मिल रही है, सारी चीजें हैं, इसलिए यहाँ पर रेमिटेंसेस कम है। ठीक है, ये सारी चीजें भी यहाँ पर आ जाती हैं। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। इन रिसेंट ईयर रेमिटेंसेस हैव बीन सरपास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो देखो अभी रिसेंट ईयर में क्या देखने को मिला कि जो हमारे रेमिटेंसेस है उसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को सरपास किया है लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। तो ये अच्छी चीज नहीं होती है। ठीक है, कि अगर रेमिटेंसेस ज्यादा रहे इसका मतलब क्या, आपकी कंट्री में यहाँ पर जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग बाहर जा रहे हैं और रेमिटेंस फिर यहाँ पर आ रहे हैं। एफडीआई को सरपास कर दिया, मतलब एफडीआई आपकी कंट्री में क्या है, कम आ रही है, मतलब लोग आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, मतलब आपकी इकोनॉमी यहाँ पर सही नहीं है, अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नहीं हो रही है। सो टुगेदर एफडीआई इज एन इन्वेस्टमेंट बाय अ फॉरेन कंट्री टू कंट्रोल और रन बिजनेस इन अनदर कंट्री. Remittances are also much higher than official development assistance received by these countries. ODA is the aid from rich countries to help poorer ones develop, often through grants and cheap loans. तो इस तरीके से इसलिए ऐसा कहा जाता है कि रेमिटेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो कभी एफडीआई को क्या करना चाहिए, सरपास नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, लोग यहाँ पर बाहर जा रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ पर प्रॉपर कह सकते हैं इन्वायरमेंट नहीं है, आप कह सकते हैं जॉब का एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है प्रेसिडेंट मुर्मू नेम्स अजय भल्ला मणिपुर गवर्नर। तो अभी देखो यहाँ पर सिर्फ मणिपुर में ही नहीं और भी देखो आप केरल के न्यू गवर्नर आए हैं, कौन है, मिस्टर खान हैड बीन हैविंग रेगुलर रन्स इन विद द लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट इन द स्टेट। और मणिपुर में भी यहाँ पर आपका क्या किया गया है, न्यू गवर्नर आपके अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो ओडिशा में भी आपके यहाँ पे न्यू गवर्नर आए हैं, बिहार में भी आपके न्यू गवर्नर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ से हमारा टॉपिक क्या निकल कर आता है, गवर्नर। सो आर्टिकल 153 क्रिएट्स द ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नर क्या है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ईच स्टेट में, हर एक स्टेट में आपके गवर्नर होते हैं। ठीक है, ये और ऐसा भी है कि लाइक एक स्टेट के 2 गवर्नर, मतलब कि जैसे कि एक गवर्नर है तो वो 2 स्टेट के यहाँ पर क्या हो सकते हैं, गवर्नर हो सकते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सो आर्टिकल 55 यहाँ पर क्या बात करता है, द गवर्नर of these states shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal. ये आपका हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक नेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर एज रेसिडरी पावर अंडर आर्टिकल 248 विद द एंट्री 97 इन द लिस्ट एंड 7 शेड्यूल।
तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो चेंज कर सकती है रूल्स एंड रेगुलेशंस में कि ऑफिस ऑफ द गवर्नर में क्या क्या चेंजेस यहाँ पर होने चाहिए। टर्म ऑफ ऑफिस की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 56 यहाँ पर क्या बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस की। तो उसमें क्या है आपका जब तक यहाँ पर प्रेसिडेंट चाहे तब तक उस ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, और अदरवाइज यहाँ पर जो मेन टर्म होता है आपका 5 ईयर्स का होता है, और शेल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल, यहाँ पर वो तब तक यहाँ पर गवर्नर का जो ऑफिस है उसको होल्ड करके रखते हैं तब तक जब तक कोई नया गवर्नर नहीं आ जाता है, ठीक है, या फिर उनको रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो देखिए ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर। तो 35 ईयर की एज उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। सिर्फ यही दो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। और मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो गया। रिमूवल की बात करते हैं तो यहाँ पर रिमूवल अगर है तो द कोर्ट सेड इट डज नॉट डिस्पेंस विद द नीड टू अ कॉज ऑफ विड्रॉल ऑफ द प्लेजर। The decision to remove governor can be challenged in the court of law and mere reasons that governor is at variance with the policies and ideologies of central government, है ना। तो अगर लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज और आइडियोलॉजीज है उससे यहाँ पर मैच नहीं हो रहा, वेरी कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में मतलब कि ऐसा हो सकता है कि उनको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। सरकारिया कमीशन के यहाँ रिकमेंडेशंस भी आती हैं गवर्नर को लेकर कि ही शुड बी एन एमिनेंट पर्सन होना चाहिए, और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर छत्तीसगढ़ है या फिर आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर होने चाहिए वो यूपी से नहीं, वो या तो एमपी से होने चाहिए, मतलब उस स्टेट से नहीं होने चाहिए, वो किसी दूसरे स्टेट से यहाँ पर होने चाहिए, आउटसाइड द स्टेट यहाँ पर होना चाहिए। नॉट हैव पार्टिसिपेटेड इन एक्टिव पॉलिटिक्स एंड लिस्ट सम टाइम बिफोर द अपॉइंटमेंट, और उनके अपॉइंटमेंट से पहले वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में, किसी भी पॉलिटिक्स में वहां पर उन्होंने पार्टिसिपेट ना किया हो, वो एक्टिव ना रहे हों। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थी कि किस तरीके से गवर्नर को यहाँ पर अपॉइंट करना है, और उनकी रिमूवल की भी यहाँ पर थी। पावर्स की हम बात कर लेते हैं। इसमें कुछ आपकी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर है, और ऑर्डिनेंस मेकिंग भी यहाँ पर पावर है। तो इससे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं पावर से, लाइक एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट किसके पास है, गवर्नर के पास है। आर्टिकल 162 क्या कहता है कि इट एक्सटेंड द मैटर विद द रिस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ऑल इलेक्शंस जितने भी, जैसे कि आपके सेंटर में प्रेसिडेंट होते हैं तो उसी तरीके से स्टेट में गवर्नर होते हैं, तो जो भी काम होता है स्टेट में वो किसके नाम पर होता है, गवर्नर के नाम पर होता है। लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं तो गवर्नर क्या है, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर का एक पार्ट है। ये क्या करते हैं, नॉमिनेट्स 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके 1/6 मेंबर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। गवर्नर हैज ऑल राइट टू रिजर्व बिल्स एंड रिजर्व बिल फॉर द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर कोई उनके पास बिल आता है आर्टिकल 200 के तहत, जिस आर्टिकल 200 तो बहुत ही अच्छे से पता होगा, कितना न्यूज में था ये, तो वो क्या कर सकते हैं, उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं और वो यहाँ पर अपना एसेंट देना, ये सारी चीजें होती हैं। पावर्स ऑफ गवर्नर की बात कर, इसमें ऑर्डिनेंस में 213 आर्टिकल क्या कहता है, गवर्नर कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है। पावर टू ग्रांट पार्डन, यहाँ पर जैसे कि ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रेमिशन फॉर द पनिशमेंट और सस्पेंड, रेमिट एंड कम्यूट द सेंटेंस। ये क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं, और चीफ मिनिस्टर जब अपॉइंट हो जाते हैं तो उनकी एड और एडवाइस पर अदर मिनिस्टर्स को क्या किया जाता है, यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। तो उनको भी कौन अपॉइंट करते हैं, आपके गवर्नर ही करते हैं। तो ये गवर्नर्स की यहाँ पर पूरी पावर हो गई। सो आई होप दिस वन इज क्लियर। पूरा गवर्नर के बारे में यहाँ पर था, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी अदर डाउट सो यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। So that's for all today. Thank you so much for discussion.